राजस्थान की छतरियां। ठीक है, राजस्थान की छतरियां। टॉपिक पढ़ना शुरू करो बिनु पहला मुझे सर्वप्रथम एक चीज बताओ कि छतरियों से क्या तात्पर्य होता था। छतरियां किसे कहते थे, छतरियां किसे कहा जाता था। हाँ देखो, छतरियां किसे कहते थे। स्थापत्य के कला की दृष्टि से देखें तो जब किसी राजा या किसी सेनापति या किसी राजा के बड़े अधिकारी जो रुतबे वाला होता था, उसकी जब मृत्यु हो जाती थी, चाहे सामंत हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका मृत्यु स्मारक, उसे याद रखने के लिए जो स्मारक बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, छतरियां। क्या कहते थे, छतरियां। तो सामान्यतः भाषा में देखें कि छतरियां क्या थी, तो याद रखना राजा या सामंत, राजा का कोई सामंत या कोई राजा के प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उनको याद रखने के लिए उनकी याद में जो मृत्यु स्मारक बनाए जाते थे, मृत्यु पर जो स्मारक बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, छतरियां। क्या कहा जाता था, छतरियां। एक चीज, कॉमन चीज याद रखना, ज्यादातर जिस राजा की जहां पर मृत्यु होगी या जिस भी महापुरुष की जहां पर मृत्यु होगी, उनकी छतरी वहीं पर मिलेगी। कहीं पर छतरी मिलने का प्रतीक होता था उन राजा की मृत्यु कहां पर हुई है, वहीं पर हुई होगी। ठीक है, तो राजा, सामंत या प्रधानमंत्री की मृत्यु पर जो स्मारक बनाए जाते थे उसे कहा जाता था क्या, छतरियां। अगर हम देखें छतरियों को वैसे तो कई तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको 3 हिस्से में बांटकर मैं पढ़ाऊंगा। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। सर्वप्रथम हम सबसे पहले पढ़ेंगे खंभों के आधार पर छतरियां। किनके आधार पर, खंभों के आधार पर छतरियां। के अलग अलग खंभों के आधार पर राजस्थान में अलग अलग प्रकार की छतरियां होगी। दूसरा, अगर प्रकार पढ़ना शुरू करेंगे छतरियों के बारे में कि भाई किस किस तरीके से पूछेंगे, तो याद रखना राजवंशों की छतरियां। राजस्थान में अलग अलग राजवंश हुए और राजवंशों की छतरियां, उन राजवंशों की अलग अलग जगह अलग अलग छतरियां रही हैं। तीसरा प्रकार अपन पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान की मुख्य छतरियां, जिनका सिर्फ जिला याद रखना है। मुख्य छतरियां जिनका क्या याद रखोगे, जिला याद रखना है। तो 3 तरीके से छतरियों को पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले खंभों के आधार पर, दूसरा विशिष्ट राजवंशों की छतरियां, और तीसरा होगा भाई राजस्थान की मुख्य मुख्य छतरियां जो कौन कौन से जिले में हैं। समझ में आ गो। तो पहलो पढ़नो शुरू करो, खंभों के आधार पर छतरियां। ठीक है, खंभों के आधार पर छतरियां, ध्यान रखजो, नेछे देखता जाइजो और देखता जाओ। सबसे पहले अगर बात की जाए कि एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी कहां पर है, एक खंबे की छतरी कहां पर है, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि 4 खंभों की छतरी कहां पर है, 4 खंभों की छतरी कहां पर है, 4 खंभों की छतरी। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ 8 खंभों की छतरी या 6 खंभों की छतरी कहां पर है, 6 खंभों की छतरी कहां पर है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि 8 खंभों की छतरी कहां पर है, 8 खंभों की छतरी कहां पर है, 8 खंभों की छतरी कहां पर है। तो पहले तो ये सीधे सिंपल प्रश्न हो गए। सबसे पहले बात करते हैं एक खंबे की छतरी कहां पर थी राजस्थान में। तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल ना पूछकर सीधे जगह पूछी जाती हैं कि एक खंबे की छतरी राजस्थान में कहां पर थी। तो एक खंबे की छतरी राजस्थान में जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। राजस्थान में एक खंबे की छतरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में पूछे कहां पर है, तो ये मंडोर के अंदर है। जोधपुर में कहां पर है, मंडोर के अंदर है। और इसे एक खंबिया महल भी कहते हैं। क्या कहकर पुकारा जाता है, एक खंबिया महल कहा जाता है। एक खंबिया महल, एक खंबिया महल कहा जाता है। जब भी कभी भाई मंडोर घूमने के लिए जाओ तो इसके पीछे खड़े होकर खूब सारे लोग फोटो भी खिंचाते हैं। इसे एक खंबिया महल या एक खंबे की छतरी कहा जाता है, याद रह जाएगी। दूसरा, अगर पूछा जाए क्या राजस्थान में कहीं पर और भी है एक खंबे की छतरी, तो हाँ, सवाई माधोपुर के अंदर भी एक खंबे की छतरी है। किस जगह पर, सवाई
माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर भी एक खंबे की क्या है, छतरी है। समझ में आयो? कोई डाउट? तो एक खंबे की छतरी कहां पर, अरे बोलो कहां पर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। जोधपुर की छतरी है उसे क्या कहा जाता है, एक खंबिया महल। क्या कहा जाता है, एक खंबिया महल कहकर पुकारा जाता है, याद रह जाएगा। और जोधपुर में कहां पर है, जोधपुर में कहां पर है, मंडोर के अंदर। दूसरा पूछा जाए 4 खंभों की छतरी कहां पर है, तो याद रखना 4, क्या याद रखना, 4, र से याद रखना, र से याद रखना। देखो सबसे पहले भाई 4 खंभों की छतरी पूछी जाए, र से याद रखना। देखो अमर, र से याद रखना। देखो श्रृंगार चंवरी, क्या याद रखना, श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार चंवरी, यानी श्रृंगार चंवरी की छतरी ये कहां पर है, छतरी कह दो या श्रृंगार चंवरी कह दो, कहां पर थी, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर थी, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर थी। इसकी डिटेल आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि श्रृंगार चंवरी की छतरी जो 4 खंभों पर बनी हुई है और कहां पर थी, चित्तौड़ के अंदर। ये छतरी मुख्यतः किन की है, या ये भाई चंवरी किन की है, ये महाराणा कुंभा जी के पुत्री रमाबाई की क्या है, छतरी है। रमाबाई जी की क्या है, छतरी हैं, जिन्हें संगीत के अंदर वांगेश्वरी कहकर पुकारा गया है। और कुंभा जी ने इनको कौन सा परगना दिया था, जावर परगना दिया था। कौन सा परगना दिया था, जावर परगना दिया था। दूसरा र से याद रखना, रैदास जी की छतरी, किनकी, रैदास जी की छतरी। अब ये एग्जाम में सीधे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 खंभों की छतरी कौन सी है, तो रैदास जी की छतरी। और रैदास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। ये रैदास जी कौन थे, ये वास्तव में भक्त शिरोमणि मीराबाई के क्या थे, गुरु। मीराबाई के क्या थे, मीराबाई के ये गुरु थे। भक्त शिरोमणि माता मीरा के गुरु थे और चमार जाति से थे। किस जाति से थे, चमार जाति से थे। और बड़े चमत्कारी थे, बड़े चमत्कारी थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इनकी द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ की पंक्तियां हैं, वो भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा कहा गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या कहा गया, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। एक बार एग्जाम में पूछा गया ये निम्न पंक्तियां किन की हैं, तो पंक्तियां भी याद रखना। रैदास जी ने लिखा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दीपक हम बाती समानी, जाके अंग अंग जगमग जगमगाए ये संसार संपूर्ण सानी। यानी उन्होंने लिखा था कि हे प्रभु जी इस दुनिया में जो कुछ भी है आप भी हैं। एक बार कहा जाता है मीराबाई के पति थे कौन, मीराबाई के पति कौन थे, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज जी, ठीक है। तो भोजराज जी और मीराबाई कहा जाता है रैदास जी के पास गए। अब रैदास जी चमार जाति से आते थे और चमार उन्हें कहते हैं जो चमड़े का कार्य करते थे, जो चमड़े का कार्य करते हैं, चमड़े की जूती बनाने का कार्य करते हैं या चमड़े से संबंधित कार्य करते थे, उन्हें चमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चमार कहा जाता था। तो चमड़े का जो भी कार्य करते हैं उनके पास एक छोटी सी खुरपी होती है जिससे वो चमड़े को ऐसे मतलब छीलते रहते हैं या घसते रहते हैं। और पास में ये कुंडी बनी रहती है जिसमें वो बार बार उसको भिगोते रहते हैं और चमड़ा उस पर घसते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चमड़े को। अब कहा जाता है रैदास जी वो कार्य कर रहे थे, उस समय भोजराज जी और मीराबाई वहां चले जाते हैं। गुरु जी के पास जब भी जाते हैं तब उनके चरणों को स्पर्श किया जाता है। मीराबाई और रैदास जी ने जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श किया, अब गुरु कुछ न कुछ तो देगा आशीर्वाद के स्वरूप। तब कहा जाता है रैदास जी ने पास ही कुंड में से पानी निकाला और दे दिया किनको, मीराबाई को। मीराबाई तो उसी समय पी गए। लेकिन जब भोजराज जी को वो पानी दिया तो भोजराज जी एक बार तो उस कुंड की कुंडी की तरफ देखे और एक बार देखे रैदास जी की तरफ। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ऐसा गंदा पानी क्या करे भाई पीने को मिले, इसीलिए कहा जाता है अब गुरु जी के सामने बेइज्जती हो अगर चरणा अमृत न पिए तो भोजराज जी ने क्या किया, वो पानी लेकर ऐसे अपने भाई कपड़े पर गिरा दिया। कहां पर गिरा दिया, कपड़े पर गिरा दिया। अब ये रैदास जी का चमत्कार था कि जैसे उन्होंने कपड़े पर गिराया वहां पर दाग हो गया। भोजराज जी कितना ही उससे मिटाने का प्रयास करे लेकिन वो दाग किसी से नहीं मिटा। अंत में कहा जाता है उनकी एक दासी थी जिसने चूस चूस कर वो दाग को क्या किया था, मिटाया था। तो रैदास जी बहुत चमत्कारी थे, बहुत चमत्कारी थे, मीराबाई के गुरु थे। जब मीराबाई का विवाह हो जाता है
तब कहा जाता है मीराबाई इन्हें अपना गुरु स्वीकार करती हैं। और मीरा महल बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, उनके बिल्कुल सामने रैदास जी की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। याद रह जाए तो कौन सी छतरी, रैदास जी की छतरी। कितने खंभों की है, 4 खंभों की। कितने खंभों की छतरी है, 4 खंभों की है। याद रखना रैदास जी की छतरी, याद रह जाए। आगे देखो पूछा जाता है 6 खंभों की छतरी। कैसी छतरी, कि 6 खंभों की छतरी कहां पर है। तो याद रखना 6 खंभों की जो छतरी है वो है गौराधाई की छतरी। किसकी, गौराधाई की छतरी, गौराधाई की छतरी। और ये गौराधाई की जो छतरी है वो कहां पर है, ये जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर हैं। ये गौराधाई कौन थे, इनकी छतरी किसने बनाई जो 6 खंभों की है। वास्तव में ये गौराधाई को मारवाड़ के पन्नाधाई कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ की क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। अब पन्नाधाई कौन थी जिनके साथ इनकी तुलना की जाती है। जब कहा जाता है बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर षड्यंत्र रचा वहां के छोटे राजा विक्रमादित्य की हत्या करने के लिए, और उनके छोटे भाई जिनका नाम उदय सिंह था, महाराणा प्रताप के पिताजी, उनकी हत्या की गई, तब कहा जाता है उस समय पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए अपने छोटे से पुत्र को आंखों के सामने तलवारों से कटते हुए देख लिया। वो मीराबाई की क्या यात्रा है, मेवाड़ जब पढ़ेंगे भाई पन्नाधाई की क्या यात्रा है। जब कहा जाता है चित्तौड़गढ़ से जब भी कोई निकलता था तब कुंभलगढ़ जाता था अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो पन्नाधाई कहा जाता है उस समय निकलती हैं छोटे से उदय सिंह को लेकर, अपने पुत्र का बलिदान देकर घनघोर रात की तरफ वो कुंभलगढ़ की तरफ जाती हैं। क्या करुण दृश्य था। अरर पन्ना काली वा अंजियाली मांजड़ रात, नैनो सो उदियों ले हाथ, कुंभलगढ़ ताई एकली चली। यानी बड़ा करुण और बड़ा दारुण संवाद था वो, जब पन्नाधाई छोटे से उदय सिंह को लेकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर निकली थी। तो कहा जाता है जैसे पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था, उसी तरीके से ये गौराधाई थी। कहा जाता है जसवंत सिंह जी प्रथम मारवाड़ के राजा की मृत्यु हो जाती है, और जसवंत सिंह जी के एकमात्र पुत्र थे अजीत सिंह। कौन थे, उन अजीत सिंह जी को औरंगजेब कहा जाता है चालाकी से दिल्ली बुला लेता है और उनकी हत्या करना चाहता है। ये बात पन्नाधाई को पता चल गई, तो वीर दुर्गादास राठौड़ और उनके साथी और गौराधाई ने मिलकर, वहां एक पुत्र तो होना चाहिए था वरना औरंगजेब को पता चल जाता है कि यहां पर कोई पुत्र नहीं है। तब कहा जाता है रातों रात वीर दुर्गादास राठौड़ और उनके साथी दिल्ली से निकलते हैं मारवाड़ के लिए, जोधपुर आने के लिए। और जब उस समय निकलते हैं तब कहा जाता है गौराधाई ने अपने पुत्र का क्या दिया था, बलिदान दिया था। क्या दिया था, बलिदान। इसीलिए इन्हें मारवाड़ की क्या कहा जाता है, पन्नाधाई कहा जाता है। याद रह जाए कौन, गौराधाई। कौन, गौराधाई। गौराधाई थी कौन, तो याद रखना गौराधाई मनोहर टाक की पुत्री थी, मनोहर गहलोत की पत्नी थी। मनोहर गहलोत की क्या थी, मनोहर गहलोत की पत्नी थी, माड़ी समाज से आती थी और टाक गोत्र से थी। किन गोत्र से, हाँ माड़ी समाज के अंदर टाक गोत्र से इनका क्या था, संबंध था। समझ में आ गया। गौराधाई बहुत बड़ा नाम है। बाद में कहा जाता है जब अजीत सिंह जी राजा बन गए और अजीत सिंह जी ने इनको सम्मान देने के लिए, कहा जाता है 1771 के अंदर, भाई ठीक है 1671 के अंदर इनकी क्या बनाई थी, छतरी बनाई थी। क्या बनाई थी, छतरी। क्योंकि छोटे से अजीत सिंह जी मारवाड़ के राठौड़ वंश की इन्होंने क्या की थी, उस समय रक्षा की थी। जो अंतिम राजा थे उस समय, राठौड़ वंश के क्या थे, अंतिम राजा थे, और उनकी रक्षा की थी किसने, गौराधाई ने। किसने की थी, गौराधाई ने। तो याद रखना 6 खंभों की छतरी किनकी है, गौराधाई की। किनकी है, गौराधाई। अब याद कैसे रखोगे, एक सीधा तरीका है। ये देखो गौराधाई में ये 6 हैं, उल्टे 6 हैं। उल्टे क्या हैं, 6। याद रख लेना, उल्टे 6 हैं तो गौराधाई याद रह जाएगा। 6 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न पूछा जाता है 8 खंभों की छतरी किनकी है और कहां पर है। 8 खंभों की छतरी, तो याद रखना 8 खंभों की छतरी है राणा सांगा और उनके पोते महाराणा प्रताप जी की। किनकी है, महाराणा प्रताप की। तो 8 खंभों की छतरी है। सबसे पहले तो राणा सांगा की। किनकी है,
राणा सांगा की। राणा सांगा, मूल नाम राणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के राजा थे। और ये छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ के अंदर। कहां पर? मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा के अंदर, जो कहा जाता है खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध से पहले भरतपुर के एक शासक थे अशोक परमार, जिनको दिया था। और ये मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण अशोक परमार के द्वारा करवाया गया। कहा जाता है जब खानवा का युद्ध पराजित हो जाते हैं, राणा सांगा पराजित होने के बाद वापस बाबर से बदला लेने के लिए जाना चाहते हैं, उस समय कहा जाता है वहां पर कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा विष सहित भोजन इनको खिला दिया गया था। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। वहां पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। याद रह जाएगा। राणा सांगा को किस नाम से पुकारा जाता है? राणा संग्राम सिंह तो इनका मुख्य नाम है, याद रखना। इन्हें हिंदू पत कहा जाता है, एक उपाधि दी जाती है। क्या कहा जाता है? हिंदू पत, यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाले शासक कौन थे? राणा सांगा। हिंदू पत कहा जाता है किनको? राणा सांगा को सैनिकों का भगना अवशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भगना अवशेष। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े सैनिक थे। कहा जाता है जीवन में जब खानवा का युद्ध होता है तब 72 घाव इनके शरीर पर लगते हैं। युद्ध में एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ते रहते हैं। 72 घाव के साथ युद्ध किया था। जिंदगी में अंग अंग अलग अलग भाई विषक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी युद्ध के अंदर क्या करते रहे? लड़ते रहे। कौन? राणा सांगा। तो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और अगली याद रखना, एक छतरी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली। कहां पर है? बारडोली। पहले तो सलूम्बर जिले के अंदर आता था, लेकिन अब अपन कह सकते हैं सलूम्बर उदयपुर। सलूम्बर उदयपुर के अंदर ये छतरी बनी हुई है। बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई थी बारडोली के अंदर। किन की मृत्यु? महाराणा प्रताप की। मुझे बताओ, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ज्यादातर समय कहां पर बिताया? तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ज्यादातर जो समय था वो चावंड में बिताया। कहां पर बिताया? चावंड महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी, राजधानी क्या थी? चावंड। क्या थी? इसके बारे में काफी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना कि चावंड राजधानी कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, अरे बोलो, चावंड। कौन थी? चावंड थी। चावंड कब से कब तक रही? तो याद रखना, चावंड को 1585 के अंदर राजधानी बनाया और 1613 ईस्वी तक ये राजधानी रही। कब तक रही? 1585 से लगाकर 16 वर्ष। कितने वर्ष आती हैं? 28 वर्ष। कितने वर्ष? तो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कितने वर्षों तक रही? अंतिम वर्ष 28 वर्षों तक। अब एक बार कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लिया, महाराणा प्रताप के समय चावंड राजधानी कब तक रही? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1597 ईस्वी के अंदर। तो उस समय तक ये कितने वर्ष हो जाएंगे? 85 97 निकालो, देखो कितने वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 12 हुए, पक्की बात। 12 हुए, 1 13 गिन लीजो। ठीक है, 97। ठीक है, 12 13 वर्ष तक रही थी महाराणा प्रताप के समय। 97 माइनस कर प्रांत देख लीजो। ठीक है, 1597 में 85 घटाओ। ठीक है, लार बची 2 बची और 9 7 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्षों तक रही थी महाराणा प्रताप के समय। और कुल कितने समय तक रही? 28 वर्षों तक, क्योंकि 12 वर्ष तो महाराणा प्रताप के समय रहेगी और बाकी महाराणा प्रताप के पुत्र होंगे अमर सिंह जी के समय। किनके समय रहेगी? अमर सिंह जी के समय। समझ में आ गो? तो ये हो जाएगी महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की? 8 खंभों की। कितने खंभों की? और दूसरी 8 खंभों की छतरी किनकी है? 10 खंभों की छतरी। पहला प्रश्न बनता है 10 खंभों की छतरी कहां पर है? तो याद रखना, 10 खंभों की छतरी के बारे में बात करें
तो वो है मामा भांजे की छतरी। कैसी छतरी? मामा भांजे की छतरी। ठीक है, मामा भांजे की छतरी। और ये मामा भांजे की छतरी कहां पर है? मामा भांजे की छतरी तो याद रखना मेहरानगढ़ किला जोधपुर। ये मेहरानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में। इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखो, ये मामा भांजा कौन थे जिनकी छतरी बनी हुई है? कहां पर? मेहर। वास्तव में कहा जाता है इस छतरी का जो निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने कराया। किसने करवाया? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया। ठीक है, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। और ये भिया गहलोत, ठीक है, और धन्ना की, भिया और धन्ना की क्या है? छतरी। किन्हीं है? भिया और धन्ना की क्या है? छतरी है। ठीक है, हाँ, धन्ना गहलोत और भिया चौहान थे, उनकी ये छतरी है, जो आपस में एक दूसरे के मामा भांजे लगते थे। क्या लगते थे? मामा भांजा। ऐसा कहा जाता है उन्होंने अजीत सिंह जी की रक्षा की थी। अजीत सिंह जी की रक्षा में अपने प्राणों का त्याग किया। तो महाराजा, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने इनकी क्या बनाई? छतरी बनाई। क्या बनाई? छतरी बनाई। तो राजस्थान में क्या मामा भांजे के नाम से और भी चीजें प्रसिद्ध रही? और भी कुछ है ऐसा मामा भांजे के नाम से? तो कुछ कुछ चीजें हैं मामा भांजे के नाम से जिनको थोड़ी सी ट्रिक के साथ याद करते हैं। देखो, तो मामा भांजे की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मामा भांजे की दरगाह कहां पर है? मामा भांजे की दरगाह बताओ, मामा भांजे की दरगाह कहां पर है? ठीक है, तो याद रखना ये भी है जोधपुर में। ये भी कहां पर है? जोधपुर में। बहुत बढ़िया बात। मामा भांजेरी छतरी भी की जगह है जोधपुर में, और मामा भांजे की दरगाह भी कहां पर है? जोधपुर में। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि भांजे की मामा भांजे की, ठीक है, इसकी जगह अगर दरगाह ना लिखकर शब्द लिख दिया जाए कि मस्जिद, क्या लिख दिया जाए? मामा भांजे की मस्जिद। मस्जिद कहां पर है? ठीक है, तो याद रखना टोक में। कहां पर है? टोक में। कहां पर है? टोक में। याद रह जाएगा। मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर, मामा भांजे की दरगाह जोधपुर के अंदर, मामा भांजे की मस्जिद टोक के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मामा भांजे की, अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मामा भांजे की, देखो छतरी दरगाह हो गई, मस्जिद हो गई, अब इसी को एक शब्द मंजार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजार। के मामा भांजे की मजार कहां पर है? तो याद रखना भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। कहां पर है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर मजार है। अब याद कैसे रखोगे? देखो, नॉर्मल ट्रिक देखो, दरगाह, मस्जिद और मजार तीनों एक ही चीजें होती हैं। तीनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन याद इस तरीके से रखना है कि तीनों का शब्द अगर अलग अलग दिया जाए तो वो अलग अलग जगह पर चली जाएगी। दरगाह कहां पर होगी? जोधपुर में। मस्जिद कहां पर है? टोक में। ठीक है, टोक एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत है। कैसी है? मुस्लिम रियासत। तो मस्जिद वहीं पर बनेगी। और मजार कहां पर है? भटनेर में। मजार कहां पर है? भटनेर में। ये थोड़ा सा मजार प्राचीन नाम है जिसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कौन सा है? भटनेर। तो ट्रिक बन जाएगी, सब प्राचीन नाम है मजार, प्राचीन दुर्ग है भटनेर। ठीक है, मस्जिद एकमात्र मुस्लिम रियासत में होगी। और दरगाह कहां पर है? जोधपुर में। दरगाह और छतरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो मामा भांजे की छतरी भी जोधपुर में और मामा भांजे की दरगाह भी कहां पर? जोधपुर में। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, हाँ वापे खाली पूरी पूरी बात किन बारे में कर रही हूं? पूरी की पूरी, हाँ, मामा भांजे का पूछ लिया जाए मंदिर कहां पर है? मामा भांजे का मंदिर कहां पर है? मामा भांजे का मंदिर, भाई सारी दरगाह ही दरगाह के बारे में बात की, मंदिर में गुस्सा मान जाएगा। तो मंदिर कहां पर है मामा भांजे का? तो याद रखना अटरू बारा। कहां पर है? अटरू बारा। अटरू बारा, अटरू जगह है बारा जिले के अंदर, वहां पर मामा भांजे का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। याद रह जाएगा, मामा भांजे का मंदिर अटरू बारा। कहां पर है? अटरू बारा। अब अगर पूछ लिया जाए मामा भांजे के महल, मामा भांजे के महल कहां पर बने हुए हैं मामा भांजे के? तो याद रखना झालावाड़। कहां पर है?
झालावाड़, बिल्कुल 12 के पास ही है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर मामा भांजे के क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? महल। याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर, मामा भांजे की दरगाह जोधपुर के अंदर, मामा भांजे की मस्जिद टोक, मामा भांजे की मंजार भटनेर, मामा भांजे का मंदिर अटरू बारा, और मामा भांजे के महल। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, मंदिर एक तो, और दूसरा एक याद रख लेना मजार, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज याद रख लेना छतरी। तीसरी क्या याद रख लेना? छतरी। ये चीजें क्या हैं? महत्वपूर्ण है, याद रह जाएगा। तो ये हो गई किन के बारे में बात? मामा भांजे के बारे में। और 10 खंभों की छतरी। कैसे खंभों की छतरी? 10 खंभों की। समझ में आया? साफ कर दूं इसे? देखो 10 खंभों की छतरी। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अगला देखते हैं 12 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी? अगर पूछ लिया जाए 12 खंभों की छतरी कहां पर है, तो याद रखना 12 खंभों की छतरी है उडना राजकुमार की छतरी। कौन सी छतरी? उडना राजकुमार की छतरी। उडना राजकुमार की छतरी। और वो है कहां पर? कुंभलगढ़ में। कहां पर है? कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर बनी हुई है। कुंभलगढ़ कहां पर बनी हुई है? राज संबंध के अंदर बनी हुई है। ये उडना राजकुमार कौन थे? तो याद रखना उडना राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें प्रेम से उडना राजकुमार कहा जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया जी का ही दूसरा नाम क्या था? उडना राजकुमार था। ये थे कौन? वास्तव में ये महाराजा या महाराणा, मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा रायमल जी। महाराणा रायमल जी के पुत्र थे। रायमल जी के क्या थे? महाराणा रायमल जी के पुत्र थे। इन्हें उडना राजकुमार क्यों कहा जाता था? वास्तव में जब भी ये युद्ध के अंदर उतरते थे तब इतना तेज घोड़ा चलाते थे, ऐसा लगता था ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। यानी युद्ध लड़ने की कला इतनी तेज थी कि इन्हें उडना राजकुमार कहा जाता था। युद्ध में लड़ते नहीं थे, अपने घोड़े पर बैठकर क्या करते थे? उड़ते थे। इसीलिए नाम क्या पड़ गया? उडना राजकुमार। मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और महाराणा रायमल जी के क्या थे? ये पुत्र थे। महाराणा रायमल जी के पुत्र थे। इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पर? कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए 16 खंभों की छतरी कहां पर है? 16 खंभों की छतरी किन की है? तो याद रखना 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। ये बनी हुई कहां पर है? तो याद रखना ये बनी हुई है नागौर के अंदर। कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर। ये अमर सिंह राठौड़ कौन थे जिनकी 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर बनी हुई है? हाँ, वास्तव में इतिहास के अंदर इन्हें कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको एक उपनाम दिया गया है इतिहास में, इनको कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी कहा जाता है। जब शाहजहां का राज था, शाहजहां के समय, भाई वास्तव में तो ये जोधपुर के शासक बनने वाले थे, लेकिन कहा जाता है इनके पिताजी गजय सिंह जी से कुछ अनबन होने के कारण ये यहां से मारवाड़ से चले जाते हैं। मारवाड़ का राजपाट महाराजा जसवंत सिंह जी को सौंप दिया जाता है और ये चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली जब शाहजहां के पास जाते हैं तब बड़ी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और शाहजहां प्रसन्न होकर इनको राव की उपाधि देते हैं और नागौर परगना देते हैं। राव की क्या दे देते हैं? उपाधि। और कौन सा परगना दे दिया? नागौर के अंदर नागौर परगना दे दिया। कौन सा परगना दे दिया? नागौर परगना। एक बार काफी समय तक कहा जाता है जब दरबार में नहीं पहुंचे तो शाहजहां ने कहा जाता है अपने साले सलावत खां को इनको बुलाने के लिए भेजा कि देख अमर सिंह राठौड़ कहां पर है, काफी समय से आए नहीं। जब सलावत खां नागौर आया और उसने आकर पूछा अमर सिंह राठौड़ से कि आप इतने समय तक दरबार में क्यों नहीं आए, तब अमर सिंह राठौड़ ने गर्व से कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। कहां पर गया हुआ था? ये चीज जाकर 2-4 चीजें भेड़ बड़ूर कर कह दी शाहजहां को जाकर सलावत खान ने। शाहजहां क्रोध में आ गए और गिरफ्तारी का फरमान भेजा। तब कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ पहुंचे दरबार के अंदर। जैसे ही वो दरबार के अंदर पहुंचे तब सलावत खान ने उनको देखते ही कहा
कि आ गया गवार। कौन आ गया? गवार आ गया। ठीक है, तो एक कहावत प्रचलित हुई कि उण मुक्ते खग्गो कयो इणकर ली कटार। उण मुक्ते खग्गो कयो, यानी जैसे ही वहां पर अमर सिंह राठौड़ गए, उनको देखकर गवार कहा गया। क्या कहा गया? गवार। तो कहा गया कि उण मुक्ते खग्गो कयो इणकर ली कटार, वार सह न पायो जमदर हो गई पार। यानी जैसे ही गवार कहने के लिए मुख खोला, इन्होंने अपनी कटार निकाली और निकालकर सलावत खां के गले के आर पार कर दी, यानी सलावत खां की हत्या कर दी और शाहजहां के पीछे दौड़े। ये एक ऐसी कहानी है जो अमर सिंह राठौड़ के समय पढ़ेंगे तो इन्हें कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। राव की उपाधि इन्हें शाहजहां ने दी थी और नागौर परगना दिया था। अमर सिंह राठौड़ जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर। किन के अंदर? नागौर में। ये बहुत प्रसिद्ध है नागौर साइड के अंदर। पहले के गीतों में इनके गीत भी गाए जाते हैं। एक मारवाड़ी का गीत है कि अमर सिंह राठौड़ जाग्या भोमिया ठाडा रे भाया भोमिया ठाडा, मरुधरिया धोरों में चाले ऊंट गाडो। कहीं चालिया करे, ऊंट गाडो चालिया करे मरुधरिया धोरों में। किन में? हाँ, के मारवाड़ के लोगों को है काम ठाडो रे भाया काम ठाडो। गाओ हाथे, गाओ देखो। ठीक है, गाओ देखो कितना ही गा सको। ठीक है, कि मारवाड़ के लोगों को है काम ठाडो रे भाया काम ठाडो। गाओ। मरुधरिया धोरों में चाले ऊंट गाडो, मरुधरिया धोरों में चाले ऊंट गाडो। तो इन अमर सिंह राठौड़ के नागौर की ख्यातों के अंदर आज भी मारवाड़ी गीतों के अंदर इनकी कहानियां गाई जाती हैं। क्या गाई जाती हैं? कहानियां। तो याद रखना, इनकी 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पर? नागौर के अंदर बनी हुई है। याद रह जाएगा। अब अगर पूछे 18 खंभों की छतरी कहां पर है, 18 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो याद रखना 18 खंभों की जो छतरी हैं वो जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? जोधपुर में। और ये किन की हैं? तो याद रखना राज सिंह कुपावत की छतरी है। राज सिंह कुपावत की छतरी है। कुपावत की छतरी है जिन्होंने, कहा जाता है, महाराजा जसवंत सिंह जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह जी ने इनकी क्या बनाई? छतरी बनाई। इनकी क्या बनाई? छतरी बनाई। याद रह जाएगा, जैत सिंह कुपावत की छतरी। ये जैत सिंह कुपावत कहा जाता है महाराजा जसवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इस छतरी को प्रधानमंत्री की छतरी भी कहते हैं। कहीं कहा करे प्रधानमंत्री की छतरी, के प्रधानमंत्री की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो वो भी कहां पर होगी? जोधपुर में। कहां पर होगी? जोधपुर में। याद रह जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि दीवान जी की छतरी कहां पर बनी हुई है, कहीं पूछ ले दीवान जी की छतरी, तो भी कहां पर होगी? जोधपुर में। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री को दीवान जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री की छतरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। दीवान जी की छतरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए सेनापति की छतरी कहां पर है, सेनापति की छतरी, तो याद रखना सेनापति की छतरी भी पूछ लिया जाए तो वो भी जोधपुर के अंदर ही है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर ही है। नागौरी गेट सर्कल पर लगी हुई है सेनापति की छतरी। ये इंद्रराज नाम के सेनापति थे जो युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब उनकी छतरी बनी थी। तो प्रधानमंत्री की छतरी, दीवान जी की छतरी और सेनापति की छतरी, तीनों कहां पर है? जोधपुर में। तीनों कहां पर हैं? जोधपुर में। तो 18 खंभों की छतरी राज सिंह कुपावत की छतरी। याद रह जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। बताओ 20 खंभों की छतरी, कितने खंभों की छतरी? 20 खंभों की छतरी कहां पर है? तो ये भी है जोधपुर में। ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ये अक्के सिंह सिंघवी की छतरी है। अक्खेराज सिंघवी की छतरी है। किन की है? अक्खेराज सिंघवी की छतरी है। सिंघवी किस में आते हैं? जैन। सिंघवी किस में आते हैं? जैन। तो ये सेठ जी की छतरी है। याद रखना अक्खेराज सिंघवी जी की छतरी। कहां पर? 20 खंभों की छतरी। कितने खंभों? 20 खंभों। अगला पूछ लिया जाए 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, तो 32 खंभों की छतरी राजस्थान में मुख्यतः 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। एक एक के बारे में बात करते हैं। भाई 32 खंभों की छतरी 4 नहीं है। ठीक है, देखो, हाँ 32 खंभों की छतरी। सबसे पहले बात की जाए, देखो
तो एक बनी हुई है रणथंबोर के अंदर। कहां पर बनी हुई है? रणथंबोर के अंदर। किन की है? हाँ, तो याद रखना, हाँ, जैत्र सिंह की छतरी। किन की छतरी? जैत्र सिंह की छतरी। जैत्र सिंह की छतरी। बताओ जैत्र सिंह कौन थे? इनकी 32 खंभों की छतरी रणथंबोर दुर्ग के अंदर बनी हुई है, और ये सबसे फेमस यही है, याद रखना, सबसे फेमस है जैत्र सिंह की छतरी। ये रणथंबोर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। ये जैत्र सिंह हमीरदेव चौहान के पिताजी थे। हमीरदेव चौहान के क्या थे? पिताजी। पढ़ियो हमीरदेव चौहान के बारे में, चौहान वंश पढ़ा तो हमीरदेव चौहान के क्या थे? पिताजी। कहा जाता है इन्होंने 32 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक राज किया। तो इनके पुत्र हमीरदेव चौहान ने इनकी क्या बनाई? छतरी। भाई आप भी हो सकता है अपने पिता की याद में कोई प्याऊ बनाओ, कोई इन तरीके की धर्मशाला बनाया करे अपने पिता की याद में, कोई सराय बना देते हैं, कोई धर्मशाला बना देते हैं। उसी तरीके से हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों की याद में क्या बनाई? छतरी बनाई। क्या नाम? हाँ, 32 खंभों की छतरी। अब इन पर कहा जाता है इस छतरी पर बैठकर हमीरदेव चौहान न्याय किया करते थे, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कहकर भी पुकारा जाता है। तो याद रखना, न्याय की छतरी भी कहां पर है? यही है 32 खंभों की छतरी रणथंबोर के अंदर। अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि यहां पर 32 खंभों की छतरी राजस्थान में किन की है, तो याद रखना जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी